नाजरीन, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम अखंड भारत। मैं हूं सुल्तान समद भूतपूर्व आईएएस। इस खास प्रोग्राम अखंड भारत में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि इस कार्यक्रम को शुरू करने का मकसद देश की एकता और अखंडता, शांति और सुरक्षा, तालीम और तरक्की, भाईचारा और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए समस्त नागरिकों को विवादित, समसामयिक, चर्चित इशूज पर सही, सटीक, समावेशी और सारगर्भित जानकारी उपलब्ध कराना है। अक्सर देखा जाता है कि जानकारी के अभाव में भ्रमित होकर लोग किसी के बहकावे में आकर या उकसावे में आकर गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। भीड़ का हिस्सा बनकर तोड़ फोड़, पत्थरबाजी, नारेबाजी, हिंसा, आगजनी करने लगते हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, देश का माहौल बिगड़ता है, आपसी एकता और भाईचारा प्रभावित होता है। नाजरीन, इसीलिए इस प्रोग्राम का आगाज किया गया है। साथियों, आज की चर्चा का मौजू है यूनिफॉर्म सिविल कोड और उसकी अहमियत, पार्ट 2। इस एपिसोड पार्ट 1 में यूसीसी का मतलब क्या होता है, भारतीय न्याय व्यवस्था या कानून व्यवस्था किस तरह की थी, पर्सनल लॉज क्या होते हैं, हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या परिवर्तन हुए, क्या सुधार हुए, इन बिंदुओं पर, इन पॉइंट्स पर तफसील से चर्चा की गई थी। आज इस एपिसोड पार्ट 2 में यूसीसी की ज़रूरत क्या है, इसके क्या एडवांटेज हैं, इसके क्या डिसएडवांटेज हैं, इसकी नीड्स क्या है, और मुस्लिम समाज, खास तौर से हमारी जो बहन बेटियां हैं, औरतें हैं, इन पर इसका क्या गलत प्रभाव पड़ रहा है। अभी तक मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई अमेंडमेंट्स या सुधार क्यों नहीं हो पाया, इस पर हम तफसील पूर्वक गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम भाग 1 में आपको बता चुके हैं कि भारतवर्ष में मध्यकाल से अब तक 2 तरह के कानून प्रचलित थे, फौजदारी और दीवानी। दीवानी मामलों में विभिन्न धर्मों के अपने अलग अलग पर्सनल लॉज थे और फौजदारी मामलों में 1860 तक शरीयत लागू था, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले हों। 1860 में शरई लॉ हटाकर आईपीसी लागू कर दी गई, लेकिन दीवानी, खासकर फैमिली लॉ में या जो पर्सनल लॉज थे, उसमें किसी तरह की तब्दीली नहीं की गई, वो ज्यों के त्यों बने रहे। साथियों, हिंदू समाज, जैसा कि मैं पहले एपिसोड पार्ट 1 में बता चुका हूँ, तब डिटेल पूर्वक बता चुका हूँ कि हिंदू समाज में 1830 से 1956 तक हिंदू पर्सनल लॉज को समाप्त कर उसकी जगह पर तरह तरह के कानून, एक्ट बनाकर उसमें तब्दीली की गई, सुधार किया गया। दुर्भाग्यवश मुस्लिम पर्सनल लॉ में आज तक कोई तब्दीली या कोई चेंज या अमेंड नहीं हो पाया। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। साथियों, आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार या तब्दीली क्यों नहीं हो पाई और अभी तक कौन से रीजंस थे, फैक्टर्स थे जिनको लेकर हालात जो के तो बने हुए हैं। तारीख के मुताले से, यानी अब इतिहास की स्टडी करने से साफ जाहिर होता है कि इसके पीछे कई वजहें थी, कई रीजंस थे, कई फैक्टर्स थे जिनके बिना पर मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई अमेंडमेंट या सुधार नहीं हो पाया। इन फैक्टर्स पर हम बारी बारी चर्चा करते हैं। साथियों, सबसे पहले 19वीं सदी के शुरुआत में अंग्रेजों ने कुछ ऐसी पॉलिसीज या चेंजेज करना शुरू कर दिए जब पूरी तरह से अंग्रेज भारत पर कब्जा जमा लिए, और तो वो उनको लगा कि अब जो भारत की प्राचीन व्यवस्था है, जो मुगल काल की व्यवस्था है, न्याय प्रणाली या जुडिशियल सिस्टम या जो नियम कानून थे, अब उससे काम नहीं चलेगा। उन्होंने अपने हिसाब से शासन करने के लिए कुछ चेंजेज करना शुरू कर दिए, और कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिनसे पूरा मुस्लिम समाज, खासतौर से जो हमारी कलर्जी थी, जो हमारे मौलाना या उलमा हजरात थे या दिगर सियासी लीडर्स थे, उनमें ज़बरदस्त नाराज़गी और रोष व्याप्त हो गया और अंग्रेज़ों के मुतालिक नफरत पैदा हो गई। साथियों, जो सबसे पहला स्टेप अंग्रेज़ों ने लिया, जो पहला जो चेंज किया, उसका जो तब्दीली की गई, वह थी 1835 में। उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग,
उन्होंने फारसी की जगह अंग्रेजी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि 1935 तक, सॉरी 1835 तक हिंदुस्तान में जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, सरकारी काम काज की भाषा थी, वो फारसी थी। अब उसकी जगह विलियम बेंटिंक ने 1835 में अंग्रेजी घोषित कर दिया और फारसी का महत्व नए सिरे से खारिज हो गया। इसी तरह 1844 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने मदरसे से पास आउट बच्चों को मिलने वाली सरकारी नौकरियों पर रोक लगा दिया। ये बैन कर दिया कि अब कोई भी बच्चा जो मदरसे से पढ़कर पास आउट होगा उसको किसी तरह की सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसी तरह सरकारी मदरसों से, सरकारी जो मदरसे स्थापित किए गए थे, उनके टीचर्स को तनख्वाह सरकारी खजाने से दी जाती थी, अब इसको भी बंद कर दिया गया। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट भारतीय इतिहास में, आधुनिक इतिहास में जो सबसे इम्पोर्टेंस हैपनिंग होती है, घटना घटती है, वह है 1857 में 1857 का रिवोल्ट, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस जंग में, इस फ्रीडम स्ट्रगल में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हराकर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार कर उसको रंगून भेज दिया, देश से निर्वासित एग्जाइल कर दिया गया और उनके सभी बच्चों को बड़ी बेरहमी और बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, फांसी के फंदों पर चढ़ा दिया गया। 1861 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मौत रंगून में हो गई। और इसी तरह 1860 में फौजदारी मामलों में शरीयत यानी मुस्लिम लॉ को हटाकर ब्रिटिश सिस्टम के मुताबिक इंडियन पैनल कोड लागू कर दिया गया। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि पहले हिंदुस्तान में फौजदारी मामलों में शरीयत लॉ लागू था, अब इसकी जगह पर इंडियन पैनल कोड लागू कर दिया गया। इस और नेक्स्ट फैक्टर जो था सुधार न होने के, हिंदू समाज में जो व्याप्त कुरीतियां और रीति रिवाज थे उनको समाप्त कर हिंदू पर्सनल लॉ में कई सुधार किए जा चुके थे। 1830 में सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का अंत और बीडो री मैरिज एक्ट 1854, इसी तरह शारदा एक्ट 1829, इस तरह के बहुत सारे कानून पास कर हिंदू पर्सनल लॉ में अमेंड किए जा रहे थे, सुधार किए जा रहे थे। इसकी वजह हुई कि पूरा मुस्लिम समाज इन हालात से भयभीत हो गया। फारसी को राजभाषा से हटाने और मदरसों से पास आउट बच्चों की नौकरियों पर बैन लगाने और मदरसों को सरकारी खजाने से वेतन देने और 1857 में मुगल सल्तनत का एंड होने और 1860 में फौजदारी मामलों में सरई कानून की जगह आईपीसी लागू किए जाने से पूरा समाज, जो मुस्लिम समाज था, वो भयभीत हो गया और उसको ये डर सताने लगी कि अगर हम ऐसे खामोश रहे तो हमारे पर्सनल लॉ में भी अंग्रेज सुधार करेंगे, उसमें भी कुछ छेड़छाड़ करेंगे, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ में किया जा रहा था। इन्हीं रीजंस की वजह से पूरा मुस्लिम समाज भयभीत हो गया था और अंग्रेजों के मुताबिक एक जबरदस्त रोष और नफरत व्याप्त हो गई थी। इनका जबरदस्त विरोध किया जा रहा था। अंग्रेजी अब हर चीज को इस्लाम खतरे की नजर से आंका जा रहा था। ऐसे में अंग्रेज समझ चुके थे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में तब्दीली कर मुसलमानों को अब और नाराज करना अच्छा नहीं होगा और इससे हुकूमत करने में कठिनाई होगी। शायद इसीलिए, और मुस्लिम समाज थोड़ा सा रिजिड है, फैनेटिक है और वो अपने पर्सनल लॉ में किसी तरह की तब्दीली को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुस्लिम नेताओं और उलमाओं को ये डर सता रहा था कि अगर हम खामोश रहे और इस तरह के हालात पैदा होते रहे तो हमारे वो दिन दूर नहीं है कि हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में, हमारी शरीयत लॉ में भी अंग्रेज कुछ तब्दीली करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं रीजन से अंग्रेज खामोश रहे। वो अब और ज्यादा मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि तुष्टि करने के लिए, अपीजमेंट करने के लिए इन मुस्लिम नेताओं, लीडर्स, सियासी और मजहबी लीडर्स और हमारे जो उलमा हजरात थे, उनको खुश करने के लिए अंग्रेजों ने 1937 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट पास कर दिया। ये ब्रिटिश पीरियड का या आधुनिक भारत का पहला
मुस्लिम मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम अपीजमेंट का एग्जाम्पल मिलता है। और अब इस एक्ट के पास होने से, यानी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट पास किए जाने से, अब मुस्लिम समाज में जो अमेंडमेंट्स होने थे, जो कुरीतियाँ थीं, जो प्रथाएं थीं, अब वो पूरी तरह से उनमें सुधार के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। इस एक्ट के मुताबिक फैमिली लॉ के सारे मामले अब शरीयत एक्ट 1937 में किए गए प्रोविजन के आधार पर निपटाए जाने थे। इनका जिक्र हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। साथियों, अब हम देखते हैं कि मुस्लिम समाज में, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ में, शरीयत लॉ में कोई सुधार न होने की वजह से इस पर क्या असर पड़ा, इसका क्या इम्पैक्ट रहा, हम उस पर बातचीत करते हैं। हम चर्चा करते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह नए कानून या यूनिफॉर्म कानून न बनने से इसका नुकसान क्या हुआ, इसका जो इम्पैक्ट था, सबसे बुरा क्या हुआ। साथियों, 1937 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट तो पास कर दिया गया, लेकिन इसमें शामिल मुद्दों या टॉपिक जैसे उत्तराधिकार, विवाह, डाइवोर्स, डिसोल्यूशन, मेंटेनेंस, गिफ्ट, हिबा, वसीयत, वक्फ, ऐसे जो मामले थे, इस पर कोई डिटेल पूर्वक कानून नहीं बनाया गया। ये क्या होंगे, किस तरह के होंगे, इसमें क्या प्रोविजन होगा, ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसमें किसी तरह की कोई डिटेल पूर्वक रूल्स या एक्ट नहीं बनाया गया। आज इसमें अब इसको पढ़ने से और देखने से ऐसा लगता है कि अभी तक इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इन पर कोई न तो सरमान या कोई सरमान किताब है, और न ही इनका कोई कोडिफिकेशन किया गया है। तरह तरह किताबों में अलग अलग डिस्क्रिप्शन या व्याख्या की गई है। हर फिरके का उलमा, मुफ्ती, काजी अपने अपने मुताबिक इनकी तशरीह करता है। जो सबसे बड़ी बदनसीबी रही, जो दुर्भाग्य रहा, वह है कि 1972 में पर्सनल लॉ, शरीयत लॉ की हिफाजत के लिए बनाया गया हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड, और 2005 में गठित शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी पर्सनल लॉ या शरीयत लॉ के मुताबिक कोई यूनिफॉर्म कोड या कोडिफिकेशन नहीं किया, या ऐसा कोई कंपेंडियम तैयार नहीं कराया जो सभी लोग माने, जो सभी लोगों की नज़र में जिसकी अहमियत हो, या अदालत की नज़र में इसकी कोई एविडेंस वैल्यू हो। अभी तक पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा इस मुतालिक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। साथियों, जो सबसे एरोनी है, जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, वो है कि शरीयत लॉ के मामलों में कोर्ट के सुनवाई के दौरान नज़ीर के रूप में या कानून के रूप में जो किताब पेश की जाती है, जो हमारे उकला हजरात, वकील साहबान कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जिस किताब को कोट करते हैं, वह किताब प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदन लॉ है। और यह किताब एक पारसी विद्वान सर दीनसा फरदून जी मुल्ला द्वारा लिखी गई है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे शरीयत लॉ के फैसले, हमारे मुस्लिम लॉ के फैसले, हमारे मजहबी फैसले कोर्ट द्वारा एक पारसी विद्वान द्वारा लिखी गई किताब के मुताबिक होते हैं। कितनी शर्मसार करने वाली ये चीज़ है। और हम आज तक हमारे उलमा हजरात या हमारा कोई भी इदारा, चाहे नदवतुल उलूम देवबंद रहा हो, चाहे लखनऊ का नदवा कॉलेज रहा हो, या बहुत बड़े बड़े हमारे इदारे हैं हिंदुस्तान में, मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, और बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, लेकिन किसी ने अभी तक इस मुतालिक न तो सोचा है और न ही कोई कदम उठाने के लिए इस तरफ सोचा है। यह बहुत ही रेडिकुलस स्थिति है पूरे सभी लोगों के लिए। मुझे व्यक्तिगत रूप से मैं इसको लेकर काफ़ी शर्मिंदा रहता हूं। दोस्तों, आइए जैसा अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं और देखते हैं कि पूरा मुस्लिम समाज शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, सल्फी में बटा हुआ है। तरह तरह की जमातें हैं, मुफ्ती, काजी, मौलवी अलग अलग हैं। इनमें भी भारी मतभेद है। इनके द्वारा शरीयत की अलग अलग तशरीह और व्याख्या की जाती है। जितने इदारे हैं उतने तरह के फतवे हैं। यही ख़त्म नहीं हो जाती साथियों। हदीसों, फ़िक़ह, इजमा, क़यास में भी भारी मतभेद है। कुरान करीम अल्लाह की किताब माना जाता है, या अल्लाह का कलाम है, लेकिन हमारे आलिम और हमारे उलमा हजरात या मुफस्सिरीन जो कुरान की तफसीर लिखते हैं, जो कुरान को डिस्क्राइब करते हैं,
इनमें भी अलग अलग फिरके और जमातों के लोग अलग हैं और इनके द्वारा भी अलग अलग तशरीह की जाती है। इस तरह शरीयत कानूनों में या पर्सनल लॉ में कोई इन्फॉर्मिटी नहीं है। इसी तरह फुकहा हजरात जो हमारी फिक्र है, हमारा जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है, इनमें हनफी, शाफी, मालवी, ये 4 तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस के। और हमारे फुकहा हजरात, मुफस्सिरीन, मुज्तहिद और मुजद्दिद हजरात में भी गहरा मतभेद है और इनकी जो तफसीर है, इनका जो डिस्क्रिप्शन है, वो अलग अलग है। साथियों, इस असमंजस और ऊहापोह तथा कन्फ्यूजन का सबसे बुरा असर हमारी बहन बेटियों पर सदियों से पड़ता आ रहा है। आज हमारी बहन बेटियां शरीयत के नाम पर काजी, मुफ्ती, मौलवी के रहमो करम पर पूरी तरह से रह रही हैं। इनके फतवों से परेशान होकर इमराना और शाहबानो जैसी हजारों लाखों औरतें सड़क पर इधर उधर दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। शरीयत के नाम पर 4 शादी की इजाज़त, बिना इजाज़त के एक तरफा तलाक देने का पुरुषों का यानी शौहर मुस्लिम मर्दों का अधिकार, मेंटेनेंस, भरण पोषण, नकाब, पर्दा, निकाह हलाला जैसी गंभीर कुप्रथाएं आज भी इस समाज में कायम हैं। इनका सीधा असर मुस्लिम खवातीन पर पड़ रहा है। पूरा मुस्लिम समाज इन्हीं विवादों में उलझा हुआ है। मुस्लिम खवातीन हमेशा तलाक और मर्दों के 4 शादी के अधिकार से इतनी डरी सहमी रहती हैं, हमेशा कुछ न कुछ विवाद चलता रहता है। इससे पूरा समाज रुसवा हो रहा है, पूरे समाज का मजाक और उपहास किया जाता है। साथियों, ये तो रही स्थिति कि अभी तक मुस्लिम समाज में मुस्लिम पर्सनल लॉ में अब आज तक क्यों कोई अमेंडमेंट नहीं हो पाया और उनके क्या इम्पैक्ट है, इस पर हमने चर्चा किया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में यूसीसी की यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए जाने या समान नागरिक कानून बनाए जाने की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है और इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लाभ और नुकसान, फायदा और नुकसान क्या है, हम अगले इस पॉइंट्स में चर्चा करेंगे। नाजरीन, मुस्लिम समाज में यूसीसी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शरीयत कानूनों में, जैसा कि मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूं, कोई यूनिफॉर्मिटी या एकरूपता नहीं है और इसका गलत प्रभाव हमारी बहन बेटियों पर पड़ रहा है। जैसा आपको मैं इस संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक कमेंट आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। 1985 में साहबानो मामले में तत्कालीन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत में गठित संविधान पीठ ने टिप्पणी करते हुए अपने फैसले में तत्काल यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का सुझाव केंद्र सरकार को दिया था। इस कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ ने कमेंट किया था कि जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बनेगा तब तक मुस्लिम समाज में इसी तरह की समस्याएं आती रहेंगी, क्योंकि मुस्लिम समाज या मुस्लिम पर्सनल लॉ में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इनमें गहरा मतभेद है। विभिन्न मुस्लिम फिरकों और जमातों तथा उलमाओं में एक रूपता नहीं है, इनके अलग अलग विचार हैं, इनके थॉट्स हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस स्टेप नहीं लिया गया है। हिंदू पर्सनल लॉ को नेक्स्ट जो पॉइंट है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए जाने की जो दूसरी जरूरत है, जो दूसरा रीजन है, वो है कि हिंदू पर्सनल लॉ को खत्म कर दिया गया है, ईसाई पर्सनल लॉ को खत्म कर दिया गया है और पारसियों के पर्सनल लॉ को खत्म करा कर एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया जा चुका है। इसका भी उस समय जो हिंदू पर्सनल लॉ का खात्मे पर भी, समाप्त किए जाने पर भी उस समय काफी विरोध हुआ था, हल्ला हुआ था। कानून मंत्री उस समय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने नाराजगी में रिजाइन कर दिया था। एक बड़ा ऐतिहासिक तथ्य मैं बताना चाहूँ कि 1951-52 में हिंदू कोड बिल इतनी आसानी से पास नहीं हो पाई थी। जो 4-5 एक्ट का जिक्र हमने पिछले एपिसोड में किया था, वो इतनी आसानी से इनैक्टमेंट उनका नहीं हो पाया था। उस समय भी इसका जबरदस्त विरोध हिंदू समाज के लोगों द्वारा और जो उस समय धार्मिक जो हमारे स्कॉलर्स थे उनके द्वारा इसका जबरदस्त विरोध किया गया था। और उस समय इस
कोड बिल को पास नहीं किया जा सका था। लेकिन नेहरू जी ने ये चुनाव के पहले जो 1952 का आम चुनाव पार्लियामेंट का हुआ था, उसमें माननीय नेहरू जी ने वादा किया था कि 1952 में प्रथम लोकसभा का चुनाव इसी वादे के साथ लड़ा गया था कि इस वादे के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था कि यदि चुनाव बाद कांग्रेस की सरकार बनती है तो इसे जनता की सहमति मानकर हिंदू कोड बिल पास किया जाएगा। यानी इस मुद्दे को जनता के सामने उस समय भी रखा गया था और एक एजेंडा मैनिफेस्टो के रूप में इसे सम्मिलित किया गया था कि अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो सबसे पहले हम इस हिंदू कोड बिल को पास कराने की कोशिश करेंगे या कांग्रेस की सरकार कोशिश करेगी। ऐसा वादा, ऐसा कमिटमेंट जवाहरलाल नेहरू द्वारा उस समय भारतीय जनता के साथ किया गया था। लेकिन नेहरू जी, माननीय नेहरू जी, आदरणीय नेहरू जी मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में चूक कर गए और शायद मुस्लिम तुष्टीकरण या मुसलमानों के विरोध की डर से या खौफ से मुस्लिम कोड बिल में कोई अमेंडमेंट नहीं कर पाए और समस्या अभी तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। मुस्लिम समाज के लिए यह एक आईना है शरीयत लॉ, जिसका महत्व शरीयत लॉ। साथियों, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो हिंदू समाज में जो अमेंडमेंट्स किए गए, जो कुरीतियों और कुप्रथाओं परंपराओं का उन्मूलन किया गया और नए नए यूनिफॉर्म कानून बनाए गए, यह मुस्लिम समाज के लिए एक आईना दिखाने का काम करते हैं। शरीयत लॉ का मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है, शरीयत लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ का जितना इंपॉर्टेंस मुस्लिम समाज के लिए है, उससे कहीं अधिक हिंदू पर्सनल लॉ का महत्व हिंदू समाज के लिए था। इनकी आबादी पॉपुलेशन भी लगभग 80-85% थी। ये डोमिनेंट ग्रुप था सोसाइटी का। इसके बावजूद भी हिंदू पर्सनल लॉ की जगह यूनिफॉर्म सिविल लॉ बनाया गया। इससे हमारे सभी मुस्लिम समाज के लीडर्स, जो हमारे सियासी लीडर्स हैं, मजहबी लीडर्स हैं और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं, जिनका विरोध करना माइंडसेट बना हुआ है, कुछ विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, कुछ फॉल्स की सिंपैथी या झूठी वाहवाही और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए विरोध करते हैं यूसीसी का, या कुछ जनता को गुमराह करने के लिए या अपने को हाईलाइट करने के लिए। उनके लिए इस तरह का एक्ट जो आज़ादी के बाद भी और 1955-56 में जो कानून यूनिफॉर्म सिविल लॉ बनाए गए हिंदू समाज की हिंदू पर्सनल लॉ की जगह पर, उनसे सीखना चाहिए, उनसे सबक लेना चाहिए। ये एक आईना दिखाने का काम करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज के लोग इससे कोई फायदा नहीं लेते, कोई सीख नहीं लेते। और आइए हम चर्चा करते हैं कि जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हवाला देकर हमारे उलमा हजरात या हमारे सियासी लीडर्स या और लोग हवाला देकर या दलील देते हैं कि हमें बाबा साहब अंबेडकर से संवैधानिक राइट्स या फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, और उन्हीं बाबा साहब के हम विचार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपसे साझा करते हैं, शेयर करते हैं कि उस समय 1951-52 या 53 में या उससे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का क्या एटीट्यूड था, क्या नजरिया था यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, और हम उसके बारे में आपसे कुछ बातें साझा करते हैं। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहना था, उस समय कहना था कि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं समझ पा रहा हूं कि किसी मजहब को यह विशाल और व्यापक क्षेत्राधिकार क्यों दिया जाना चाहिए। इस तरह तो धर्म जीवन के हर एक पहलू पर हस्तक्षेप करेगा, इंटरफियर करेगा। हमारी सामाजिक व्यवस्था असमानता तथा भेदभाव से भरी पड़ी है। इसमें आज़ादी इसलिए मिली है, हमें आज़ादी इसलिए मिली है कि हम जहाँ जहाँ हमारे मौलिक अधिकारों के साथ विरोधाभास है, वहाँ वहाँ हम सुधार कर सकें। साथियों, इस बाबा साहब की इस सोच और स्टेटमेंट से दो चीज़ साफ होती है कि उस समय भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यह एहसास रहा होगा कि हमारे समाज में एक डिस्क्रिमिनेशन है, इन असमानता है।
हिंदू विभिन्न धर्मों के बीच, नागरिकों के बीच और खासकर औरतों के बीच काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन से हमारा भरा हुआ समाज है। और हमें आज़ादी इसलिए मिली है कि हम इस डिस्क्रिमिनेशन को और इस अन यूनिफॉर्मिटी को हम ख़त्म कर सकें। इसीलिए इस तरह का बयान, इस तरह की सोच उस समय बाबा साहब द्वारा दिया गया था। इससे भी हमारे लीडर्स सीख नहीं लेते, जो छाती पीट पीट कर, चीख चीख कर बाबा साहब के संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन बाबा साहब के इन विचारों का जरा भी कदर नहीं करते। साथियों, यह कथन आज भी बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि शरीयत कानूनों के नाम पर मुस्लिम औरतों के मूलाधिकारों का वायलेशन हो रहा है। इनके जो फंडामेंटल राइट्स है उनका हनन हो रहा है। सदियों से मुस्लिम महिलाओं का शोषण, उत्पीड़न और उनके साथ जुल्म सितम, इनजस्टिस किया जा रहा है। नेक्स्ट दलील हम देते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है। इसके लिए नेक्स्ट दलील है कि हमारे जो पड़ोसी मुस्लिम कंट्रीज हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, ऐसे तमाम मुल्क हैं जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है, पर्सनल लॉ को अमेंड किया जा चुका है। पर्सनल लॉ की जगह पर एक समान कानून, नागरिक कानून लागू किया जा सका है। तो हम क्यों नहीं लागू कर सकते, इससे भी हम सीख ले सकते हैं। हम इस मुतालिक हम नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि दीवानी या सिविल कानून में प्रॉपर्टी लॉ से संबंधित फैमिली जो हमारे सिविल लॉज होते हैं या दीवानी कानून होते हैं, उसमें प्रॉपर्टी लॉ, फैमिली लॉ, कंट्रैक्ट और टॉर्ट्स, पार्टनरशिप और एविडेंस मामले आते हैं। और इन मामलों में बहुत कुछ तक, जैसे प्रॉपर्टी लॉ है और कंट्रैक्ट लॉ है, टॉर्ट्स है, पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन एविडेंस है, साक्ष्य अधिनियम है। इन मामलों में हिंदुस्तान में बहुत सारे कानून, यूनिफॉर्म कानून बनाए जा चुके हैं। सिर्फ फैमिली लॉ से सब छूटा हुआ है, जो जिसमें कोई यूनिफॉर्म लॉ अभी तक नहीं बनाया जा चुका है। शुरुआत हो चुकी है तलाक बिद्दत में 2019 में पार्लियामेंट ने इसको बैन करने के लिए कानून बना चुकी है, इसकी भी अब शुरुआत हो चुकी है। तो ये भी एक जबरदस्त रीजन है कि जब हमारे प्रॉपर्टी लॉज और कंट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट्स और पार्टनरशिप एविडेंस एक्ट में यूनिफॉर्मिटी आ चुकी है, तो हम फैमिली लॉ में एक कानून क्यों नहीं बना सकते। ये भी एक रीजन हो सकता है। कुछ मामलों जैसे 3 तलाक, स्पेशल मैरिज एक्ट। साथियों, अब हम तफसील से ये आगे इसका जिक्र करेंगे कि वो कौन कौन से एक्ट क्षेत्र हैं या कौन कौन से एक्ट हैं जिनसे यूनिफॉर्मिटी आ चुकी है। तो इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि संपत्ति के मामले में ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां समान कानून लागू किया जा चुका है। जैसे संपत्ति का मामला है, इसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट 1882 पारित हो चुका है। और उत्तर प्रदेश में खासकर कृषि भूमि से संबंधित बिना वसीयती इंटरस्टेट सक्सेशन के मामलों में पहले से ही 1950 से उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 लागू है। और जो हमारे उत्तराधिकार के मामले हैं, इन्हीं मामलों के इसी एक्ट के तहत उनके फैसले किए जाते हैं, उनका उत्तराधिकार डिसाइड किया जाता है। संविदा या करार के संबंध में इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872 से लागू है। इंडियन टॉर्ट्स एक्ट अपकृत के मामले में इंडियन टॉर्ट एक्ट 1872 से लागू है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लागू है। इसी तरह स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में बनाया गया था, ये हिंदू मुस्लिम सभी पर लागू है। इसी एक्ट के तहत, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत ही इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज की जाती है। इसकी भी टर्म एंड कंडीशन है, सबको मानना पड़ता है, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे वो हिंदू समाज का हो या किसी समाज का हो, सारे लोगों के लिए ये एक्ट बाइंडिंग है। नेक्स्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक कोई भी शख्स एडॉप्शन गोद नहीं ले सकता था, लेकिन इस एक्ट के द्वारा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 द्वारा, अब किसी भी धर्म का व्यक्ति गोद ले सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। तो साथियों, मेरा डिस्कशन करने का मतलब, बताने का मतलब ये था कि बहुत सारे ऐसे सिविल या दीवानी मामले हैं जिनमें
यूनिफॉर्मिटी हो चुकी है, एक समान नागरिक कानून बनाए जा चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ फैमिली लॉ बचता है, जिसमें भी कानून बनाए जाने की शुरुआत हो चुकी है। और इस संबंध में कई पटिशंस माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट में दाखिल है। लेटर और सुनर इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। जैसे 3 तलाक या तलाक बिद्दत के मामले में कोर्ट ने संज्ञान लेकर पार्लियामेंट या सरकार को निर्देशित किया था कानून बनाने के लिए, उसी तरह आगे भी मुझे लगता है कि कोर्ट संज्ञान लेगी। और जो शरीयत लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम पर जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है उस पर कार्रवाई होगी। साथियों, नेक्स्ट जो रीजन्स मैं बताना चाहूँगा, एक समान कानून न होने की वजह से सबसे बुरा असर हमारी बहन बेटियों पर, मुस्लिम महिलाओं पर पड़ रहा है। शरीयत के नाम पर मुस्लिम महिला पूरी तरह से हमारे उलमा हजरात, काजी और मुफ्ती के रहमो करम पर जिंदगी गुजर कर रही है। एक मुस्लिम औरत जो हमारी ही माँ, बेटी और बहन है, जिसके पैर के नीचे जन्नत है ऐसा माना जाता है, पूरी उम्र 2 खौफ के साए में अपनी जिंदगी गुजारती है। पहला खौफ 3 तलाक का है, यानी बिना किसी रीजन के एक तरफा और किसी भी समय जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर, चाहे वो 20 साल की हो, चाहे वो 70 साल की हो, चाहे रोगी हो, चाहे बूढ़ी हो, किसी भी समय उसका शौहर उसको तलाक दे सकता है बिना उसकी मर्जी के। और यह 3 तलाक रूपी ये तलाक रूपी जो तौक है उसके ये लानत जो है उसके गले में हमेशा पड़ी रहती है। और एक मुस्लिम खवातीन इसी खौफ के साए में अपनी पूरी जिंदगी गुजारती है। दूसरा जो रीजन है वो है 4 शादी। दूसरा खौफ जिसके साए में एक मुस्लिम खवातीन अपनी जिंदगी गुजारती है वो है 4 शादी का खौफ। 4 शादी का खौफ यह है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति शरीयत के नाम पर 4 शादी कर सकता है, ऐसा मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो प्रोविजन है। जबकि कुरान की सूरे निसा की आयत 3 और आयत 129 4 शादी न करने की हिदायत करती है। 4 शादी अदल व इंसाफ के बिना पर ही की जा सकती है, जो किसी के लिए मुमकिन नहीं है, फिर भी लोग 4 शादी करते हैं। इस खौफ के तले भी हमारी बहन बेटी शादी के बाद से और जब तक जिंदा रहती है उसको यह डर सताता रहता है कि हो सकता है मेरा शौहर दूसरी शादी कर ले। इस खौफ के तले वो जीती है। साथियों, तलाक के जो नेक्स्ट रीजन है, तलाक के 3 माह बाद बीवी का खाना खर्चा देना बंद कर दिया जाता है, यानी इद्दत पीरियड तक ही कोई शौहर अपनी तलाकशुदा बीवी के मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार है। अब एक औरत उम्र के चाहे जिस पड़ाव पर हो, चाहे वो बीमार हो, दिव्यांग हो, अंधी हो, उसे समाज के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है तलाक देने के बाद। उसका शौहर 3 माह बाद उसकी सारी जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाता है और दूसरी शादी करके वो ऐश की जिंदगी गुजारता है। सब साथियों, इसी तरह निकाह हलाला पूरे समाज पर एक बदनुमा दाग है, पूरे मुस्लिम नारी जात के लिए कलंक है। अगले एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड में हम इन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शादी जो तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में शादी की एज भी डिसाइड नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जब औरत बालिग हो जाए, जब कोई लड़की बालिग हो जाए, बालिग होने के सिम्टम उसमें दिखाई देने लगे तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। कुछ लोग शादी की एज 15 साल मानते हैं। इसका भी एक कुप्रभाव हमारी मुस्लिम बेटियों पर पड़ता है। उनकी अर्ली शादी होने से उनके कई इशू राइज हो जाते हैं, उनका हेल्थ इशू राइज होता है, उनकी तालीम डिस्टर्ब होती है, उनकी शिक्षा बाधित होती है। तो कम उम्र की शादी के कई इम्पैक्ट हैं जिससे उसे 2-4 होना पड़ता है। एक मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम पर एक महर दावर का भी प्रोविजन है। साथियों, ये भी एक खाना पूर्ति है। अभी मुस्लिम भारतीय महिला आंदोलन नामक एक संगठन है मुंबई का, उसने सर्वे किया था और उस सर्वे में अलार्मिंग रिपोर्ट आई थी कि बहुत कम महर की धनराशि जो हजारों साल से चली आ रही है, 100 रुपये, 500 रुपये, 2000, 5000, आज भी लगभग 80% समाज के लिए बहुत छोटी महर की धनराशि डिसाइड की जाती है। इसका भी कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। नेक्स्ट जो हम शरीयत लॉ
की जगह पर यूनिफॉर्म लॉ बनाए जाने की मैं दलील देता हूं, जो रीजन देता हूं वो नेक्स्ट है, शरीयत कानूनों में उत्तराधिकार का जो नियम है, जो हमारा शरीयत एप्लीकेशन एक्ट या जो हमारा मुस्लिम पर्सनल एक्ट है, उसमें जो सक्सेशन के उत्तराधिकार का जो नियम है वो बेहद कठिन, इल्यूसिव और बेतुका, बहुत लंबा चौड़ा और असंभव है, जिसे लागू किया जाना नामुमकिन है। इस पर भी शिया सुन्नी हमारे फुकहा हजरात मुहद्दिसीन में भारी मतभेद है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 और 2020 के मुताबिक बेटों के समान बेटियों को भी अब पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा मिलने का अधिकार मिल चुका है। तो हमारी बहन बेटियां, हमारी जो मुस्लिम बहन बेटियां हैं, उनको क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए भी यूनिफॉर्म कानून बनाया जाना बेहद जरूरी है। साथियों, इस मुताबिक नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में मुस्लिम फैमिली को समाप्त कर एक समान कानून बनाए जाने के लिए कई रिट पटिशंस माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट में लंबित है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन का हवाला दिया गया है और जो कमोबेश 100% सही है और इनसे फंडामेंटल राइट्स का हवाला होता है। हम अपने इस एपिसोड भाग 3 में इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। देर सवेर मेरा मानना है कि देर सवेर सुप्रीम कोर्ट तलाक बिद्दत की तरह इन मामलों में भी संज्ञान लेगी और कोई डायरेक्शन हमारी सरकार को, हमारे केंद्र सरकार को जारी करेगी। ऐसे में हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम बिना कोर्ट का इंतजार किए या कोर्ट के निर्देश प्राप्त किए हम एक यूनिफॉर्म सिविल लॉ बनाए और हम सरकार को, सारे लोग मिलकर उसका समर्थन करें, उसका सहयोग करें। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, वरना कोर्ट का डंडा जब चलेगा, डायरेक्शन होगा, तो अपने आप सब चीजें होंगी। उसके पहले हम कर लें तो बेहतर है। साथियों, एक अगला इंपॉर्टेंट बिंदु इस मुतालिक है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया जा चुका है कि शरीयत लॉ में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, पूरा समाज फिरकों में बटा है और इनके धर्म ग्रंथ अलग हैं, इनके उलमा अलग हैं, इनके फुकहा और मुहद्दिस अलग हैं। इस बिना पर भी शरीयत लॉ की जगह पर एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया जाना बेहद जरूरी है। साथियों, ऊपर चर्चा किए गए बिंदुओं के आधार पर तत्काल एक यूनिफॉर्म लॉ या हिंदू कोड बिल की तर्ज पर एक यूनिफॉर्म कानून या मुस्लिम सिविल कोड बनाया जाना निहायत जरूरी है। आगे इसे अबोर्ड टालना मुनासिब नहीं है, उचित नहीं होगा। मुस्लिम महिलाएं, हमारी बहन बेटियां अब पढ़ लिख कर जागरूक हो रही हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं, उसके लिए लड़ाई कर रही हैं, उसके लिए सड़कों पर आ रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब इसे बहुत दिन तक लंबित या पेंडिंग नहीं रखा जा सकता, इसके गलत असर पड़ रहे हैं और हमारी बहन बेटियां अब मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत दिन तक टॉलरेट करेंगे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड भाग 3 में हम विस्तार से नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा करेंगे। अगला एपिसोड भाग 3 में जिस विषय पर चर्चा किया जाएगा वो टॉपिक है मुस्लिम पर्सनल लॉ के स्थान पर अगर यूनिफॉर्म सिविल लॉ बनाया जाता है तो क्या मूल अधिकारों का हनन होगा, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह पर जो यूनिफॉर्म सिविल लॉ होगा, क्या उसके बनाए जाने से हमारा मूलाधिकार हनन होगा या न बनाए जाने से इन मुस्लिम पर्सनल लॉ की वजह से हमारे मूलाधिकारों का हनन हो रहा है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और तब तक आप इंतजार कीजिए। अगले एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।